मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। आज मोबाइल फ़ोन व्यक्ति की ज़रूरत है और जीवन का हिस्सा बन गई है, मगर बच्चों में मोबाइल की लत ऐसी लग चुकी है कि उनकी दिनचर्या मोबाइल के साथ ही बीत रही है। ये बच्चे मोबाइल से कुछ और नहीं बल्कि कार्टून, शॉर्ट वीडियो और रील्स देखना पसंद कर रहे हैं। इस समस्या पर मोतीलाल नेहरू मंडली अस्पताल के में तैनात शहर के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान से बातचीत की। जनता टीवी से बात करते हुए डॉक्टर राकेश पासवान ने कहा, कम उम्र के मोबाइल इस्तेमाल होता है उसका ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। 5 साल से छोटे बच्चों में इसका अधिक दुष्प्रभाव होता है। साइंटिफिक में कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, यानी कि मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पूरा दिन नहीं हो देना चाहिए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। आज 99% बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते। ये आगे चलकर मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। मोबाइल आज के लोगों के लिए दिनचर्या में एक अहम रोल निभाता है और मोबाइल के बिना लोगों का काम अधूरा होता है। मगर आजकल अमूमन देखा जा रहा है कि 2 साल के बच्चे भी मोबाइल के बिना नहीं रह पा रहे हैं। वो चाहे उनको कार्टून देखना हो या फिर वीडियो देखना हो, बच्चे जिस तरह से इसका असर पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव होता है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पासवान है, हम उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, ये जो दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, कितना इसका नुकसान है? जो मोबाइल है उसका जो हमारे ऊपर प्रभाव है, जितनी छोटी एज में आप मोबाइल का अधिक यूज़ करना शुरू करते हैं, उसका दुष्प्रभाव उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे ये देखा जाता है 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें मोबाइल का सबसे अधिक दुष्प्रभाव होता है। और ये कहा जाता है, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स भी हैं इसके, कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। स्क्रीन टाइम 0 होने का मतलब ये होता है कि हमें 5 साल से छोटे बच्चों को थोड़ी देर के लिए भी मोबाइल या टेलीविज़न या लैपटॉप वगैरह का को देखने से बचाना चाहिए। लेकिन आजकल के माता-पिता इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं और बच्चों को बहुत छोटी उम्र से मोबाइल दे देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। बच्चे जो जिद करते हैं, बच्चों को उनको रोकने के लिए मोबाइल थमा दिया जाता है, मगर बच्चे वो रियल लाइफ में भी वो चीज़ जो देखते हैं स्क्रीन पर, उसे रिएक्ट करने लगते हैं। उससे उनको किस तरह से बचाया जा सकता है, क्या कुछ खास है? देखिए, बहुत छोटे बच्चों में मोबाइल के मिसयूज़ से यही सब समस्याएँ होती हैं, क्योंकि बच्चे इतने बौद्धिक रूप से विकसित नहीं होते हैं कि वो सही और गलत का वो कर सकें। ज तो इसलिए अगर मोबाइल पे जैसे वो गाली बकना देखते हैं, तो वो फिर सबको गाली बकना शुरू कर देते हैं, या कोई गलत चीज़ देखते हैं, तो उस तरीके का व्यवहार करने लगते हैं। तो इसी वजह से बहुत छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। क्योंकि बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं, उनको हम फिर ये नहीं समझा सकते हैं कि ये व्यवहार गलत है और ये व्यवहार सही है। इसीलिए बहुत छोटे बच्चों को गलत व्यवहार देखने से बचाना होता है और मोबाइल से दूर रखना होता है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे हैं उनके मानसिक यानी बहुत अच्छा हो, उस पे अच्छा प्रभाव पड़े, उनको किस तरह का आहार देना चाहिए, क्या चीज़ देना यानी ख्याल रखना चाहिए? जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें विशेष करके ये ध्यान रखना चाहिए कि आजकल जो मदर-फ़ादर हैं, वो दोनों वर्किंग हैं, और जब वो बच्चे को छोड़ के जाते हैं, तो जो घर में हेल्पर्स होते हैं, वो बच्चे पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, उनको मोबाइल, टीवी में लगा देते हैं। तो उनको पहले तो समय-समय पर उनके न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। जो पौष्टिक आहार है, वो समय-समय पर बच्चों को दो। बाहर का जो चिप्स और ये सब कुरकुरे वगैरह हम बाहर की चीज़ें जो बच्चों को देते हैं, वो कम से कम 10 साल तक बच्चों को नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि छोटे बच्चों को माँ-बाप का समय मिलना बहुत ज़रूरी है। हमें छोटे बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनको मौका देना चाहिए अपनी उम्र के छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का, क्योंकि यही खेल उनको बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से विकसित करता है। देखिए, हमारे डॉक्टर राकेश पासवान ने बताया कि बच्चों को मोबाइल से बचाने के लिए किस तरह से ख्याल रखना चाहिए माता-पिता को, और साथ ही छोटे बच्चों के साथ उन्हें ज़रूर खेलने देना चाहिए, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और साथ ही उन्हें जो डाइट्स है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए और उन्हें बाहर की चीज़ें नहीं देनी चाहिए कम से कम 10 साल तक, जिससे कि उनके विकास में कोई प्रकार की समस्या ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां डग्गा मार बस और साथ ही अवैध टैक्सी स्टैंड पर अब बड़ी कार्रवाई होगी। जहां पहले ई रिक्शे पर कार्रवाई हुई थी जो बिना नंबरों के रजिस्ट्रेशन के बिना चल रहे थे, तो अब जहां सिविल लाइंस क्षेत्र से अवैध डग्गा मार बसें और साथ ही ऐसे में अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहे हैं, इन पर भी अब बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ऐसे में क्या कुछ कहना है अधिकारी का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से अब अभियान चलाया जाएगा और किस तरह की कार्रवाई होने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से अवैध डग्गा मार और अवैध बस स्टैंड पर लगेगा लगाम। नमस्कार, मैं संजय सिंह, अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन, परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश। इस वीडियो के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों के स्वस्थ और सुरक्षित रहने की कामना करता हूं। आप अवगत हैं कि परिवहन विभाग निरंतर आपके बीच आपके लिए गुड गवर्नेंस के रूप में नित नई योजनाएं ला रहा है, चाहे वो चैटबोट हो, चाहे वो जन सुविधा केंद्रों से जुड़ी ऑनलाइन सुविधाएं हों। यह हमारा प्रयास है कि आपको निरंतर हम सुगम और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करते रहें। इसी में सुरक्षित यातायात भी हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए माह अप्रैल में हमने ई रिक्शा के विरुद्ध एक अभियान चलाया था, जिसमें आपके स्तर से व्यापक सहयोग मिला था और हम पूरी तरीके से इसमें ऐसे ई रिक्शाओं को निरुद्ध करने में कामयाब हुए थे जो पंजीकृत नहीं थे या जो गलत तरीके से मैन्युफैक्चर्ड थे। हम एक अभियान और लॉन्च कर रहे हैं जो कि 1 जून से 15 जून तक अपंजीकृत ई रिक्शा के साथ साथ ऐसे वाहन जो प्राइवेट वाहन के रूप में दर्ज है और जिनका व्यावसायिक प्रयोग हो रहा है, यह अभियान चलाने जा रहे हैं प्रदेश स्तर पर। इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है और मैं आपसे अपील कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि परिवहन विभाग के अधिकारियों को सहयोग प्रदान करें और ऐसे वाहनों का बहिष्कार करें और उन्हें बंद कराने में हमारे प्रवर्तन अधिकारियों की मदद करें जो कि व्यावसायिक रूप से चलने योग्य नहीं हैं, प्राइवेट वाहन हैं और उनका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा है। उनसे स्कूलों के बच्चे ले जाए जा रहे हैं या उनको टूरिस्ट के घुमाने में इस्तेमाल किया जा रहा है या हमारे सरकारी संस्थानों में ऐसे वाहनों को अधिकारियों के साथ अटैच किया गया है। यह सारी गतिविधियां न सिर्फ अवैधानिक हैं अपितु सरकार की मंशा के विपरीत हैं। यह हमारे सरकारी राजस्व की क्षति भी कर रही हैं। ऐसे में हमारी आप सबसे विनम्रता के साथ अपील है कि अपने प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को पूर्ण करने में हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें और अपने इस प्रदेश को नंबर 1 बनाए रखने में सरकार के कदम के साथ अपना कदम मिलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बॉटनी विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर NB सिंह अक्सर सांपों को रेस्क्यू करने को लेकर चर्चा में रहते हैं, एक बार फिर प्रोफेसर NB सिंह ने सांप को रेस्क्यू किया है। बता दें, जहां धामिन सांप को देखकर लोग काफ़ी डर गए थे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रोफेसर NB सिंह ने धामिन सांप को रेस्क्यू किया है। करीब 5 फीट ये लंबा सांप था और धामिन सांप को प्रोफेसर NB सिंह ने रेस्क्यू किया है। साथ ही इसके बारे में बताया, लोगों को जानकारी दी कि धामिन सांप किस तरह का होता है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है और किस तरह से लोगों को इससे सतर्क रहना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। आइए दिखाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है प्रोफेसर NB सिंह का। इनको इसलिए इस वक्त मैं पकड़ा हूँ, ये जहरीला नहीं होता। ये राइट स्नेक है, इसको धामिन कहते हैं, घोड़ पिछाड़ भी कहते हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये जहरीला नहीं है और बेहद शर्मीला जानवर है। और दूसरे आप देखिए इसकी पहचान है। ये भैया टक्कर हटाइए। सांप जिसका धड़
पेड़ पत्ता होता है वो जहरीली नहीं होता। जैसे अजगर, धामिन, जब ये बिल्कुल नहीं काटेगा, थोड़ी देर वेट करेगा अपनी सुरक्षा के लिए, और ये काटता नहीं। वो काटता भी है तो इसमें जहर नहीं होता। जिन सांपों के जहर होता है वो सिर में होता है, और चूँकि जहर की ग्रंथ सिर में मिलती है, सिर बड़ा हो जाता है। तो अजगर है, धामिन है, स्नेक है, अभी वहाँ भी निकला था, कई जगह है, सुबह से घूम रहा है, सैंड बोआ है, सुबह से घूम रहा है, जिसको कहते हैं, इनमें जहर नहीं होता, ठीक ना। प्रत्येक रविवार को मां गंगा सेवा समिति के लोगों के द्वारा सफाई अभियान चलाया जाता है, तो उसी कड़ी में आज फिर अभियान चलाया गया है। और बता दें, गंगा तट किनारे सफाई की गई है। लगातार गंगा किनारे सफाई करी जाती है, और ऐसे में अभियान किस तरह से चलाया जाता है, मां गंगा सेवा समिति के लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, हम आपको आइए दिखाते हैं। मगर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से मां गंगा सेवा समिति के लोग यहां पर अभियान चलाकर सफाई कर रहे हैं, और यहां पर पॉलीथीन वगैरह अन्य चीज़ों को एक किनारे एकत्रित कर रहे हैं, जिससे कि गंगा की स्वच्छता बनी रहे। माँ गंगा सेवा समिति द्वारा, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि हर रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। ये स्वच्छता अभियान हमने किससे सीखा, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब स्वच्छता अभियान चला था, तो उसी को देखते के हम लोगों ने एक समिति खड़ी की थी। लेकिन अब इधर क्या है कि जब तक आम पब्लिक, आम जनता, आम गंगा भक्त जब तक नहीं जागरूक होंगे, तब तक हम इसको सफल नहीं कर पाएंगे। हमारी यही सबसे विनती है कि गंगा को अगर स्वच्छ रखना है तो किसी तरह की पूजा सामग्री जल में न डाल के आप बालू में विसर्जन कर दें, जिससे घाट का जल जो है शुद्ध रहे, नहाने काबिल रहे। और प्रशासन और सरकार भी इस पर तुरंत एक्शन ले और तुरंत ध्यान दे। बोलो गंगा मैया की जय। ये बंदा घाट है। जब हम यहाँ पर आए देखे हैं कि भक्तों द्वारा फेंके हुए ये पॉलीथीन के अंदर कचड़े, इस समय तो ये कचड़ा ही कहेंगे, ये कार्ड्स, ये कांच की मूर्तियाँ, पता नहीं क्या सोच के लोग फेंके जाते हैं, क्या सोचते हैं इस विषय में। आज हम इन सबकी सफाई करके भू विसर्जन करेंगे। इसके साथ साथ हम सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से वो आगाह कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आने वाले समय में बड़े स्नान पर्व आने वाले हैं। 5 तारीख को गंगा दशहरा है, 6 तारीख को भीमसेनी एकादशी है। कुछ अभी हम आके देख रहे हैं कि गंगा जी का जलस्तर कुछ बढ़ा हुआ है, तो सभी लोग जो भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं, सावधानी पूर्वक स्नान करें, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि स्नान के लिए आएंगे तो घर से कुछ पूजन सामग्री वो सब भी लेके आएंगे। तो सब आग्रह है कि पूजन सामग्री भले ही आप प्रोवाइड कर दें, वो गंगा जल शोधन के लिए कार्य करता है, लेकिन इस तरीके से ये पॉलीथीन और ये कांच, ये मूर्तियाँ, ये पत्थर, ये सब इस तरीके से ये यहाँ पे ना करें। ये जल को खराब करने का कार्य करता है, गंगा जल को दूषित करता है। गंगा मैया की जय। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रयागराज में राष्ट्रीय पक्षी मोर को सम्मान दिया गया है। बता दें, प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र में मिली राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव को वन विभाग के हवाले किया गया है। वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव को भेजने से पहले यहाँ पर लोग उसे तिरंगे से लपेटते दिखाई दिए और सम्मान देते दिखाई दिए। मामला प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र के सिलाखाने कब्रिस्तान के पास का है, जहां पर ये उसे सम्मान दिया गया। अतीक अहमद के करीबी मोहम्मद मियां की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बता दें, टैक्सी चालक ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही उसके साथ डिमांड की गई है कि जो भी सीएनजी और गाड़ी में खर्च आएगा, उसके अलावा जो पैसा बचेगा मुझे चाहिए। और ऐसे में पीड़ित ने शिवकुटी थाने में तहरीर दी है और साथ ही उसने रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया है। और क्या कुछ कहना है विनय का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं किस तरह से अतीक के करीबी मोहम्मद मियां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा नाम विनय कुमार शर्मा उर्फ गोलू शर्मा, मैं प्रतापगढ़ के निवासी हूँ।
कल हमारे साथ एक शाम को घटना हुई लमसम 8:30 के बीच में। मेरी गाड़ी सिविल लाइन से लखनऊ जा रही थी। मोहम्मद मियाँ उनके 5-6 लोग साथ में थे। हमारी गाड़ी तेलियरगंज में रुका ली और हमारे ड्राइवर से मारपीट गाड़ी गलौज की और उसके बाद हमसे रंगदारी मांग रहे हैं और मेरे ड्राइवर को गाली गुप्ता दिए, जातवाद के से जैसे गाली गुप्ता दिए। ये लोग गुंडे किस्म के आदमी हैं। हम इनसे डरे हुए हैं और एक सूचना हम शिवकुटी थाना में दे चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब ने इसका अनुशासन दिया है कि आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां डीसीएम और पिकअप में टक्कर हुई है, करीब 9 लोग से ज़्यादा घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की मौत बताई जा रही है और बाकी के इलाज सीएचसी में चल रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस के अधिकारियों को क्या कुछ कहना था, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है और कितने लोग घायल हुए हैं और कितने की मौत हुई है, आइए दिखाते हैं आपको। ये अभी दिन में ही लगभग 12 बजे के आसपास की बात है जी। एक डीसीएम करवी से प्रयागराज की ओर जा रही थी और प्रयागराज की ओर से तिरुपति चित्रकूट का ही मऊ थाना क्षेत्र है, वहां से एक बारात की बैंड पार्टी लेके पिकअप जा रही है। मौके पे घटनास्थल देखने से ये लग रहा है कि लगता है पिकअप वाले को नींद आ गई है और वो अपनी बाईं पट्टी से दाहिनी पट्टी पर बिल्कुल पहुंच गया है और दोनों की आमने सामने की टक्कर हुई। तत्काल सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, पब्लिक सबने मिल करके एम्बुलेंस भी आ गई। घायलों को सबको रामनगर सीएचसी भेज दिया गया है। कुल 9 घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से अभी वहाँ जो हमारे दरोगा जी वो बता रहे हैं 2 की मृत्यु हुई। अब यहाँ से ये रास्ता साफ करा करके हम सभी लोग वहीं जा रहे हैं और उनके बेहतर उपचार के लिए उनको अन्य सेंटर की जहाँ जरूरत होगी वहाँ ले जाएंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।